नमस्कार। आज हम सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से कुछ खास विषयों पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि इन खबरों में प्रीलिम्स के लिए कौन से तथ्य छिपे हैं और मेंस के लिए क्या दृष्टिकोण बनता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह कि ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और लैंगिक समानता से जुड़े एक बड़े कदम की। हाँ, खबर है कि प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में अब महिलाओं की भी भर्ती होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। मतलब महिलाओं को अब टेरिटोरियल आर्मी के इन्फेंट्री बटालियन में सैनिक के तौर पर शामिल किया जा रहा है। जी, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये शुरुआत होम एंड हर्थ बटालियन से हो रही है। होम एंड हर्थ? हाँ, ये वो बटालियन होती हैं जिनमें मुख्य रूप से स्थानीय आबादी के लोग ही होते हैं और इनका काम उग्रवाद विरोधी अभियानों में मदद करना होता है। मतलब है कि अब महिलाओं के लिए भारतीय सेना के जो मुख्य लड़ाकू दस्ते हैं जैसे इन्फेंट्री या आर्मर्ड कॉर्प्स, उनके दरवाजे भी खुल गए हैं। नहीं, यहीं पर प्रीलिम्स के लिए एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। ओके। जवाब है नहीं। ये कदम सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी के लिए है, जो कि एक आप कह सकते हैं नागरिक स्वयंसेवी बल है। अच्छा। जो रेगुलर यानी नियमित सेना है उसके मुख्य लड़ाकू दस्तों में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति अभी भी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण और बारीक अंतर है जिस पर परीक्षा में सवाल बन सकता है। ठीक है, ये अंतर समझना जरूरी है। अब आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक और खबर देखते हैं। जी। लाल किले के पास एक कार धमाके की फोरेंसिक रिपोर्ट में 2 खास तरह के विस्फोटकों का पता चला है। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट और TATP, ये दोनों ही आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अमोनियम नाइट्रेट, ये तो खेती में इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती कैसे? ये एक दोहरे उपयोग वाला रसायन है। मतलब खेती के लिए उर्वरक भी है और देसी बम बनाने के लिए एक प्रमुख सामग्री भी। इसीलिए इसके नियमन पर हमेशा सवाल उठता है। समझ गई। और ये TATP क्या है? इसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत अस्थिर होता है। TATP एक पेरोक्साइड आधारित विस्फोटक है और इसकी खास बात यह है कि इसे पारंपरिक नाइट्रोजन आधारित स्कैनर से पकड़ना मुश्किल होता है। अच्छा। और हाँ, अपनी अस्थिरता के कारण इसे मदर ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है। साइंस और टेक के नजरिए से ये एक अहम तथ्य है। और इन्हें नियंत्रित करने के लिए भारत में क्या कानूनी ढांचा है? देखिए, भारत में ऐसे उच्च क्षमता वाले विस्फोटकों के निर्माण, रखने, उपयोग और बिक्री को मुख्य रूप से विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत नियंत्रित किया जाता है। 1884? मतलब वो कानून आज भी प्रासंगिक है? हाँ बिल्कुल, वो आज भी प्रासंगिक है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में चलते हैं। खबर है कि भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां अब रेयर अर्थ फ्री मोटर की तरफ बढ़ रही हैं। हाँ, और यहाँ जो बात आकर्षक है वो इस बदलाव के पीछे की वजह है। ये सिर्फ लागत का मामला नहीं है। तो फिर असली वजह क्या है? क्या ये मिनरल्स बहुत महंगे हैं? महंगाई एक कारण तो है, पर सबसे बड़ा कारण है भू राजनीतिक जोखिम। जियोपॉलिटिकल रिस्क? हाँ, और सप्लाई चेन की भेद्यता। इन रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन और प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से चीन पर निर्भरता कम करने की एक रणनीतिक कोशिश है। बिल्कुल, ये अपनी इंडस्ट्री को सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी रुकावट या भू राजनीतिक तनाव से बचाने का एक तरीका है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत की सोच से भी मेल खाता है। ये तो मेंस परीक्षा के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकती है। एकदम, जहां अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तकनीक एक साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा एक मामला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 के दादरी मामले को वापस लेने के लिए कदम उठाया है। कानूनी तौर पर किसी केस से अभियोजन वापस लेने की शक्ति किसके पास होती है? क्या ये शक्ति सरकार के पास है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को समझाता है। ओके। और इसका सीधा जवाब है कि ये शक्ति सीधे तौर पर सरकार के पास नहीं होती। तो फिर प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 321 के तहत मामले का जो प्रभारी लोक अभियोजक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वही अदालत की सहमति से केस वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब फैसला भले ही सरकार का हो, लेकिन प्रक्रिया लोक अभियोजक के जरिए होगी और अंतिम मंजूरी अदालत देगी। एकदम सही। यहाँ अदालत की सहमति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्यों जरूरी है? यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका पर एक तरह के नियंत्रण को दर्शाता है। प्रीलिम्स के लिए धारा 321 और मेंस के लिए शक्तियों के पृथक्करण का यह एक क्लासिक उदाहरण है। और अंत में आधुनिक इतिहास का एक विषय,
एक मंत्री की टिप्पणी के कारण समाज सुधारक राजा राम मोहन राय फिर से चर्चा में आ गए। हाँ, चलिए परीक्षा के लिए उनके मुख्य योगदानों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये एक अच्छा अवसर है। सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन, जिसके लिए वे सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। बिल्कुल। और धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। 1814 में आत्मीय सभा, जो एक दार्शनिक चर्चा का मंच था, और फिर 1828 में ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। शिक्षा को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण था? वे भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत के प्रबल समर्थक थे। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के लिए ये जरूरी है। तो कुल मिला के 4 बातें याद रखनी है: सती प्रथा का अंत, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन। तो आज हमने सेना में महिलाओं की भूमिका से लेकर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों, अर्थव्यवस्था में भू राजनीतिक बदलाव, हमारी कानूनी प्रणाली की बारीकियों और हमारे महान समाज सुधारकों की विरासत तक, हाँ, कई अहम पहलुओं को समझा। और अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। हर विषय सिलेबस के कई हिस्सों को एक साथ छूता है। सही बात है। यही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का मूल मंत्र है। विषयों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जोड़कर समझना। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। जिस तरह ईवी इंडस्ट्री रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी निर्भरता कम कर रही है, वैसे ही भारत के और कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं जो ऐसी ही किसी छिपी हुई निर्भरता का सामना कर रहे हों? एक जरूरी सवाल है। और उन्हें पहचानने और उस जोखिम को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति का स्वरूप क्या हो सकता है?